नमस्कार दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये जो सब चैप्टर है जिसका नाम है उन पर्सन्स के स्टेटमेंट जिनको एज ए विटनेस नहीं बुलाया जा सकता, उनके लिए केवल दो सेक्शन हैं, सेक्शन 32 इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 26 बीएसए और दूसरी सेक्शन 27 बीएसए। जहां पर 4 तरीके के लोग हैं सेक्शन 26 में और 5 तरीके के लोग हैं सेक्शन 27 में, जिनको कहा गया कि इन पर्सन्स को अनअवेलेबल पर्सन कहा जाता है और कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता। देन ऐसे पर्सन्स के स्टेटमेंट वो रिलेवेंट होंगे। वर्ड यूज हुआ था स्टेटमेंट सेक्शन 26 में, लेकिन 27 में वर्ड यूज होगा उनकी एविडेंस। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो सेक्शन 26 एंड सेक्शन 27 में एक सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि सेक्शन 26 में स्टेटमेंट रिलेवेंट था, जबकि सेक्शन 27 में एविडेंस रिलेवेंट है। एविडेंस होने के बावजूद भी इसको रिलेवेंट बनाया जा रहा है। इसका मतलब कि ये इस तरीके की सिचुएशन में बनाया जाएगा जहां पर जनरली रिलेवेंट नहीं होती है एविडेंसेस। तो हेडिंग क्या कहता है, देखिए, रेलेवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस। एविडेंस को मैंने इसलिए अलग से व्हाइट में लिखा है। रेलेवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रूविंग ट्रूथ ऑफ द फैक्ट्स देयर इन स्टेटेड। इस एविडेंस में जो फैक्ट लिखे गए थे उनकी सत्यता को प्रूव करने के लिए इन एविडेंसेस को रेलेवेंट बनाया जाएगा, बट कहां? इन सब्सीक्वेंट प्रोसीडिंग्स। जो अभी आगे आने वाली प्रोसीडिंग्स हैं, कार्यवाहियां हैं, उनमें सुसंगत बनाया जाएगा। हिंदी में देखें तो किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्यवाही में साबित करने के लिए साक्ष्य की सुसंगति, एविडेंस की सुसंगति। देखिए, हम पहले बात जान लेते हैं कि जर्नल रूल क्या है। जर्नल रूल जानेंगे तभी यहां पर ये हियर से का जो एक्सेप्शन है, ये दोनों ही सेक्शन हियर से की एक्सेप्शन है, सेक्शन 32 एंड सेक्शन 33। हियर से को जर्नली एडमिसिबल नहीं बनाया गया है जब तक कि वो रेस जेस्टी ना हो, या फिर वो सेक्शन 32 में ना आए, या फिर सेक्शन 33 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 26 बीएसए में या सेक्शन 27 बीएसए में ना आए। जनरल रूल क्या है? सेक्शन 27 बीएसए के एस्पेक्ट से बता रहा हूं जनरल रूल। देखिए, एक सूट है, सूट नंबर 1, और एक है सूट नंबर 2। दो सूट है। ये जो पहला सूट है वो पार्टी एक्स और वाई के बीच में है, एंड सूट नंबर 2 भी पार्टीज एक्स एंड वाई के बीच में ही है। पहले सूट में एक विटनेस था ए, और ये अपनी एविडेंस यहां पर आकर दे गया। इस सूट में इसको एज ए विटनेस बुलाया गया, चीफ एग्जामिनेशन हुआ, उसके बाद एडवर्स पार्टी ने इसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर लिया। अब ये इसका एविडेंस हो गया कंप्लीट सूट नंबर 1 में। लेकिन सूट नंबर 1 के बाद नेक्स्ट प्रोसीडिंग चल रही है सूट नंबर 2। सेम पार्टीज के बीच में है, सेम विटनेस है, और लगभग लगभग जो इश्यूज हैं दोनों में सब्सटेंशियली वो भी सेम है। ऐसी सिचुएशन। लेकिन जैसे ही यहां पर ये एविडेंस देकर गया, तो अब सपोज यहां पर जो ये ए विटनेस था, ये एक्स का विटनेस था, वाई के अगेंस्ट बोल कर गया। लेकिन सब्सीक्वेंट सूट में, सब्सीक्वेंट प्रोसीडिंग में वाई ने देखा कि ये तो यहां भी आएगा तो यहां भी मेरे अगेंस्ट बोलेगा। तो वाई ने क्या किया कि इसके साथ कनाइवेंस कर दी, इसको इंड्यूस कर दिया, इसको कुछ पैसे दे दिए कि तू यहां पर मत आना। अब ये यहां पर नहीं आएगा। एक्स पूरी कोशिश करेगा कि ए को मैं यहां ले आऊं, क्योंकि ए ने एक्स की बात को यहां पर सपोर्ट किया, तो एक्स को तो पूरी उम्मीद है कि दूसरे सूट में भी मुझे सपोर्ट करेगा, इसलिए मैं ए को बुला लेता हूं एज ए विटनेस। बट क्या है कि वाई के इन्फ्लुएंस के कारण, इंड्यूसमेंट के कारण अब ए नहीं आ पा रहा है। तो क्वेश्चन ये होता है, यहां क्वेश्चन ये है कि क्या इस ए ने जो यहां पर अपनी एविडेंस दी थी,
इसको यहां इस दूसरे सूट में लाकर प्रूव किया जा सकता है क्या? इसको यहां सुसंगत बनाया जा सकता है क्या? जनरल रूल तो ये है दोस्तों कि इस ए का स्टेटमेंट अगर ये व्यक्ति जिंदा है और आ सकता है तो फिर इस सूट में चाहे ये पहले एविडेंस देकर चला गया है, इवन देन दूसरे सूट में इसको आना पड़ेगा और अपनी गवाही फिर से देनी पड़ेगी, फिर से इसको क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा, देन इसकी गवाही, देन इसका स्टेटमेंट एविडेंस बनेगा कोर्ट में आकर। बट अब सिचुएशन क्या है? 5 तरीके की सिचुएशन में फंस गया है ए, जो अनअवेलेबल की कैटेगरी में आ गया है। या तो ये ए मर गया यहां पर एविडेंस देने के बाद, या अब ये मिल नहीं रहा है एविडेंस देने के बाद, या फिर ये इनकैपेबल हो गया है ये एविडेंस देने के बाद, या फिर ये इतनी दूर बैठ गया है जाकर कि इसे लाने में अनरीजनेबल खर्चा हो जाएगा कोर्ट को, ऐसा लगता है, या फिर अब यहां एविडेंस देने के बाद जो एडवर्स पार्टी है उसने इसे इन्फ्लुएंस कर लिया है और आने से इसको रोक दिया है। तो वो 5वीं कंडीशन मैंने बताई आपको कि आने से एडवर्स पार्टी ने रोक दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 27 बीएसए एक्सेप्शन का काम करेगी। अगर देखिए ये आदमी आ सकता है, मिल रहा है और देन आप इसकी एविडेंस को यहां लाकर प्रूव करेंगे तो ये हियर से है, ये नहीं प्रूव हो सकता, इसी को आना पड़ेगा। बट क्योंकि ये 5 तरीके की कंडीशंस में फॉल कर रहा है, इसलिए कहा गया कि इसकी एविडेंस जो पहली प्रोसीडिंग्स में इसने दी, सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स में आप इनको रेलेवेंट बना देते हैं, और आप रेलेवेंट बना दिया है तो फिर इसको लाकर यहां प्रूव किया जा सकता है, एविडेंस दी जा सकती है। सेक्शन 27 को मैं ब्रेक करके आपको बड़ी आसानी से सिखा देता हूं। बस आपको ये फ्रेज याद रखनी है, एविडेंस गिवन बाय अ विटनेस, एक गवाह द्वारा दिया गया साक्ष्य। अगर आपने इस फ्रेज को याद रख लिया तो पूरी की पूरी सेक्शन 33 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगी, सारे इंग्रेडिएंट याद हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? तो इसमें कितने वर्ड्स यूज हुए हैं? एक एविडेंस, एक विटनेस, बाकी तो रूटीन के वर्ड है। तो आपको इनको एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे होंगे। तो सबसे पहले एक्सप्लेन कर देते हैं इस विटनेस को कि ये विटनेस कैसा है। पहली बात तो एविडेंस होनी चाहिए, और एविडेंस कहां पर बताई गई है? सेक्शन 3 इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 उसकी क्लॉज ई भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो एविडेंस होनी चाहिए, स्टेटमेंट नहीं है। किसकी होनी चाहिए एविडेंस? क्योंकि एविडेंस है तो वो विटनेस की होगी, इसलिए यहां पर विटनेस वर्ड यूज हुआ है, पर्सन नहीं हुआ। पर्सन वर्ड यूज हुआ है सेक्शन 26 में। तो पहले देखते हैं हम ये विटनेस अब कैसा हो गया है एविडेंस देने के बाद कि ये मर गया है। हु इज डेड 26 में भी था। हु कैन नॉट बी फाउंड 26 में भी था, मिल नहीं सकता। हु हैज बिकम इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस 26 में भी था। whose attendance cannot be procured without unreasonable delay and expenses 26 में भी था। 5वीं कैटेगरी जो यहां पर बढ़ाई 26 में नहीं थी, who is kept out of the way by adverse party, जो विपक्षी पार्टी है किसी सूट की या किसी केस की, उसने इस विटनेस को जो पहले किसी केस में विटनेस एविडेंस दे जा चुका है उसको दूर रखा है, आने से उसे रोक रहा है एडवर्स पार्टी। अगर ये 5 सिचुएशन है तो ये विटनेस फिर फॉल कर जाएगा सेक्शन 27 में। तो इस विटनेस को आप समझ गए कि एविडेंस गिवन बाय अ विटनेस हु इज डेड, हु कैन नॉट बी फाउंड, हु हैज बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, हुज अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड विदाउट डिले और रीजनेबल एक्सपेंसेस, एंड 5वां who has been kept out of the way by the adverse party। तो कितनी आगे बढ़ गए आप सेक्शन 33 और 27 में? अब और आगे बढ़ते कि यहां जो ये एविडेंस दी गई है ये एक्चुअल में एविडेंस कहां दी गई थी? क्वेश्चन है कहां दी गई थी? इट वाज गिवन, गिवन का मतलब कंप्लीट हो गया, दी जा चुकी है। It was given in judicial proceedings
पहली बात, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में होनी चाहिए, नॉट ओनली प्रोसीडिंग्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में होनी चाहिए। और अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में नहीं दी गई थी ये वाली एविडेंस, तो बिफोर एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय लॉ टू टेक इट, इस एविडेंस को लेने के लिए कानून ने प्राधिकृत कर दिया था अगर किसी व्यक्ति को, उस व्यक्ति के सामने ये एविडेंस दी गई थी विटनेस के द्वारा। तो ऐसी एविडेंस को रेलेवेंट बनाने की बात कर रही है सेक्शन 27 बीएसए। देखिए, इस एविडेंस को जो इस विटनेस ने दिया, इसको रेलेवेंट बनाया जा रहा है। विटनेस ऐसा है, एविडेंस यहां दी गई है। तो अब आप ये नहीं जानना चाहेंगे क्या इस एविडेंस को हर पर्पज के लिए रेलेवेंट बना दिया जाएगा क्या, या कोई लिमिटेड पर्पज होगा? यस, लिमिटेड पर्पज होगा। तो वो क्या पर्पज होगा जिस पर्पज के लिए इस एविडेंस को रिलेवेंट बनाया जा रहा है? तो एविडेंस गिवन बाय अ विटनेस, विटनेस ऐसा गिवन इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स फॉर प्रूविंग द ट्रूथ ऑफ द फैक्ट्स व्हिच इट स्टेट्स। यहां पर इट क्या है? वो एविडेंस जो दे दी गई है एक विटनेस के द्वारा, उस एविडेंस में जो भी फैक्ट लिखे हैं उन फैक्ट को प्रूव करने के लिए नहीं भैया, उन फैक्ट को एज इट इज प्रूव करने के लिए नहीं, उन फैक्ट की सत्यता को प्रूव करना है, उन फैक्ट के ट्रुथ को प्रूव करना है। अगर ऐसा नहीं होता, सीधे सीधे उन फैक्ट को प्रूव करने की बात होती, तो लेजिस्लेचर लिख सकता था फॉर द प्रूविंग ऑफ द फैक्ट्स व्हिच स्टेट्स, लिख सकता था। ट्रुथ क्यों डाला बीच में? इट मींस एग्जैक्ट फैक्ट को प्रूव करने की बात नहीं हो रही है। दूसरी पार्टी ये कह सकती है कि जो आप ये लेकर आ रहे हैं साहब, एग्जैक्ट फैक्ट को प्रूव करने के लिए तो ला सकते हैं, लेकिन इनका जो मिलाकर ट्रुथ निकल रहा है, सत्य निकल रहा है इन फैक्ट्स का, उसको प्रूव करने के लिए ये एविडेंस लेकर आना चाहते हैं। तो ट्रुथ को ही प्रूव करने के लिए बात हो रही है, केवल फैक्ट को प्रूव करने की बात नहीं। तो पर्पज क्या है इस एविडेंस को रेलेवेंट बनाने का? फॉर प्रूविंग द ट्रुथ ऑफ द फैक्ट्स व्हिच इट स्टेट्स, जो इसमें लिखा गया है। अब दो बातें रह जाती हैं कि ये जो एविडेंस दी गई थी कौन सी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में दी गई थी, और अब जो उस एविडेंस को रेलेवेंट बनाया जा रहा है वो कौन सी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में बनाया। ये तो तय है कि जो पहली एविडेंस थी वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में दी गई थी, लेकिन कौन सी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में दी गई थी? अब कौन सी प्रोसीडिंग्स में इसको रेलेवेंट बनाया जाएगा, तो इस बात को देख लीजिए आगे। इन द सबसीक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, पहली जुडिशियल प्रोसीडिंग में दी गई थी, और जो दूसरी अगली वाला जो सूट है, अगली प्रोसीडिंग है, वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ही होनी चाहिए। उस दूसरी जुडिशियल प्रोसीडिंग में पहले प्रोसीडिंग में दी गई स्टेटमेंट में जो फैक्ट लिखे थे उनकी सत्यता को, उनके ट्रुथ को प्रूव करने के लिए अब सबसीक्वेंट आगामी जो कार्यवाहियां हैं, न्यायिक कार्यवाहियां, उनमें इसको सुसंगत बनाया गया है। सबसीक्वेंट कार्रवाई का मतलब एक दूसरा ही कार्रवाई है, दूसरा ही केस है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या सेम केस में भी जो एक विटनेस आया, अपनी गवाही देकर चला गया, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कर लिया, क्या अब सेम केस में लेटर ऑन स्टेज पर किसी ऐसी कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि सेम केस में लेटर ऑन स्टेज पर इसको रेलेवेंट बना दिया जाए? भैया ये तो ऑलरेडी एविडेंस है, एडमिसिबल है, लेकिन क्वेश्चन हो रहा है कि रेलेवेंट बना दिया जाए क्या इसको इसी प्रोसीडिंग में? तो कहते हैं यस, और इन द लेटर स्टेज ऑफ द सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग, अर्थात लेटर स्टेज पर रेलेवेंट होगी इसी सेम प्रोसीडिंग में। सेम प्रोसीडिंग का मतलब जिस प्रोसीडिंग में वो विटनेस अभी एग्जामिन हुआ था, अपनी गवाही देकर गया था, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ था, बट सेम प्रोसीडिंग में अब वो व्यक्ति गवाही देकर चला गया, उसके बाद या तो मर गया है, या मिल नहीं रहा है, या वो इनकेपेबल हो गया है, बहुत दूर बैठा है, या एडवर्स पार्टी ने उसको रोक लिया है। तो क्वेश्चन ये आया कि कहां पहली एविडेंस दी गई थी और उसको कौन सी प्रोसीडिंग में रिलेवेंट बनाया जा रहा है?
तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए दोनों तरफ, पहली तरफ भी और दूसरी तरफ भी, और दूसरी सब्सीक्वेंट भी हो सकती है, एक के बाद की दूसरी हो सकती है, और सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग में भी हो सकता है, बट लेटर ऑन स्टेज पर। देखो चले कहां से थे हम, एविडेंस गिवन बाय अ विटनेस। विटनेस कैसा होगा, एविडेंस कहां दी गई और किस पर्पज के लिए रेलेवेंट बना रहे हैं और कौन सी प्रोसीडिंग में रेलेवेंट बना रहे हैं, तो सारी बातें आप समझ गए होंगे। लेकिन यहां पर एक प्रोवाइजो लिखा है, इस प्रोवाइजो में कहा गया है प्रोवाइडेड दैट। क्यों ये प्रोवाइजो देने की जरूरत पड़ी, कि देखिए एक विटनेस है, ये एक आदमी कई सारे केसेस में विटनेस हो सकता है। केस नंबर 1 में विटनेस, केस नंबर 2, केस नंबर 3। तो क्या केस नंबर 1 में जो इसने एविडेंस दी, उस एविडेंस को उठाकर सारे में प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए अगेन वही बात कि बेस्ट एविडेंस कोर्ट के सामने आनी चाहिए, और बेस्ट एविडेंस रूल ये है कि अगर एविडेंस ओरल है तो वो व्यक्ति जिसने अपनी सेंसेस से परसीव किया, जिसने अपनी इंद्रियों से महसूस किया, वही व्यक्ति कोर्ट में आएगा गवाही देने के लिए ओरल एविडेंस के मामले में। और अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो प्राइमरी एविडेंस कोर्ट के सामने आनी चाहिए। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। ओरल एविडेंस के मामले में एक्सेप्शन है कि हियर से भी चल जाएगी, कब कब चलेगी वो बता दिया सेक्शन 32 एंड सेक्शन 30, सेक्शन 32 एंड 33 इंडियन एविडेंस एक्ट, 26 एंड 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के मामले में प्राइमरी एविडेंस नहीं मिल रही है, बेस्ट एविडेंस नहीं मिल रही है, तो आप सेकेंडरी एविडेंस ले आओ, लेकिन उसके लिए पहले प्रूव करना पड़ेगा कि यू आर एंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस। कोई व्यक्ति कब सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए एंटाइटल होता है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप फुल कोर्स ऑफ बीएसए में जाएंगे, वहां देख लेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ऐसे ही नहीं है कि कोई हियर से को आप उठा लाओ प्रूव कर दो, नहीं, पहले प्रूव करना पड़ेगा कि आप पर्टिकुलर उस कैटेगरी में आते हैं, देन हियर से को आप प्रूव कर पाएंगे। सिमिलरली आप सेकेंडरी एविडेंस लेके आ जाओ डॉक्यूमेंट्री के मामले में, नहीं चलेगा, पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप प्राइमरी डॉक्यूमेंट क्यों नहीं ला पा रहे हैं। उसका पूरा आधार है, 2-3 बातें हैं मैंने बताई थी, उनको आप देख लीजिए। तो यहां पर प्रोवाइजो में कुछ ऐसी ही बातें एक्सप्लेन की गई हैं, लिखा प्रोवाइडेड दैट द प्रोसीडिंग, द प्रोसीडिंग, द प्रोसीडिंग का मतलब ये पहले जो हम प्रोसीडिंग्स की बात कर चुके हैं, इट मींस जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, वो जो प्रोसीडिंग्स जिसमें गवाही दी गई और अब जिसमें गवाही दी जानी है, जिसमें एविडेंस दी गई और अब जिस प्रोसीडिंग में एविडेंस को रेलेवेंट बनाया जा रहा है, वो प्रोसीडिंग्स वाज बिटवीन द सेम पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। क्या समझे कि वो प्रोसीडिंग्स जहां पहले गवाही दी गई, जिसको अब रेलेवेंट बनाना है गवाही को, वो वाली प्रोसीडिंग, और अब जिसमें रेलेवेंट बनाना है, दोनों सेम पार्टीज के बीच में होनी चाहिए। क्रिमिनल के मामले में तो एग्जैक्ट सेम के बीच में होनी चाहिए, सिविल मामलों में रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट होते हैं, उनके बीच में भी है। अगर पहले वाला सूट पिताजी के बीच में और एक एक्स के बीच में था, अब दूसरा सूट बेटे के बीच में और एक्स के बीच में है, देन पहले मैटर में, पहली प्रोसीडिंग में दी गई गवाही अगर व्यक्ति 5 कंडीशन में से किसी में चला गया है, तो अब दूसरे सूट में जो बेटा और एक्स के बीच में है, वहां पर ये रेलेवेंट हो जाएगा और उठा के उसको प्रूव किया जा सकता है। प्लस एक तो पार्टी सेम होनी चाहिए, प्लस दूसरी बात कि दैट द एडवर्स पार्टी in the first proceeding had right and opportunity to cross examine। भैया जो अभी मैंने कहा कि एविडेंस वर्ड यूज हुआ है कि पहली प्रोसीडिंग में एविडेंस थी। एविडेंस कब बनती है कि एक विटनेस आएगा, अपना चीफ एग्जामिनेशन कराएगा, फिर उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, जरूरत पड़ेगी तो री एग्जामिनेशन होगा और फिर फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, हो सकता है ऐसा। तो एविडेंस कब बनेगी, जब क्रॉस एग्जामिनेशन उसका पूरा हो जाएगा, तब एविडेंस बनेगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लो कि किसी पार्टी का पहली वाली प्रोसीडिंग में क्रॉस करने का राइट ही नहीं था,
इट मींस वो क्रॉस नहीं कर पाया। अगर राइट था तो उसको क्रॉस करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, अर्थात क्रॉस करने का राइट भी हो एडवर्स पार्टी का, जिसके अगेंस्ट अब ये प्रूव होनी है, क्योंकि यही था पार्टी वहां पर जिसके अगेंस्ट अब दूसरी प्रोसीडिंग में प्रूव होनी है ये एविडेंस, यही पार्टी है पहली प्रोसीडिंग में, तो इस पार्टी को राइट भी होना चाहिए क्रॉस एग्जामिनेशन का, प्लस अपॉर्चुनिटी भी मिली हो इसको, दोनों चीजें होनी चाहिए, देन ऐसी स्टेटमेंट ही नेक्स्ट सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में एविडेंस रेलेवेंट होगी, अदरवाइज रेलेवेंट नहीं होगी। मान लो राइट नहीं था क्रॉस एग्जामिनेशन का, तो वो एविडेंस रेलेवेंट नहीं होगी सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में। मान लो राइट था बट अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई क्रॉस एग्जामिनेशन की, तो भी ऐसी एविडेंस रेलेवेंट नहीं होगी सब्सिक्वेंट में। इट मींस दोनों होनी चाहिए, एंड प्लस दो बातें, सेम पार्टी, राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन एंड अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिनेशन, एंड the questions in issue were substantially same in the first as in the second proceeding। जो दोनों प्रोसीडिंग्स हैं, पहली वाली प्रोसीडिंग एंड सेकंड प्रोसीडिंग, उनमें जो क्वेश्चंस इन इशू हैं, जो फैक्ट इन इशू हैं, और सब्सटेंशियली वो लगभग मुख्य रूप से सेम होने चाहिए, एग्जैक्ट सेम नहीं, सब्सटेंशियली सेम होने चाहिए, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट सेम हो। तो जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी जो प्रोवाइजो में लिखी गई है, तब तक पहली प्रोसीडिंग्स में दी गई एविडेंस दूसरी प्रोसीडिंग्स में नहीं दी जाएगी। आप अगर डिफेंस काउंसिल हैं तो आप उसे रोक सकते हैं। आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट प्रोविजन है किसके लिए, प्रैक्टिस के लिए। लेकिन ध्यान देना कि ये एविडेंस उन 5 में से किसी एक पर्सन की थी। इसी सेक्शन में एक एक्सप्लेनेशन और है। एक्सप्लेनेशन लिखा है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में क्या होता है कि एक पार्टी प्रोसिक्यूशन होती है और दूसरी पार्टी एक्यूज होती है। अब एक्यूज के खिलाफ दूसरा केस है, वहां पर भी प्रोसिक्यूशन है, एक्यूज सेम है, तो जरूरी नहीं है कि प्रोसिक्यूशन सेम हो। प्रोसिक्यूशन हो सकता है कि पीपी दूसरा हो। कंप्लेंट केस में क्या होता है, कंप्लेंट केस में प्रोसिक्यूशन की जगह पर कंप्लेनेंट आ जाता है, तो वहां पर प्रोसिक्यूटर को और एक्यूज को सेम पार्टी माना जाएगा। तो अब बात आती है कि यहां पर बार बार एक वर्ड यूज हो रहा है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो इस जुडिशियल प्रोसीडिंग का क्या मीनिंग है? जुडिशियल प्रोसीडिंग की डेफिनेशन देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम में तो नहीं दी गई, इसलिए इससे जो कनेक्टेड एक्ट है सीआरपीसी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें जाकर देखेंगे तो सीआरपीसी की सेक्शन 2 उसकी क्लॉज आई, यहां पर जुडिशियल प्रोसीडिंग की डेफिनेशन दी गई थी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और उसकी क्लॉज एम में जुडिशियल प्रोसीडिंग की डेफिनेशन दी गई है और लिखा है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज लीगली टेकन ऑन ओथ। ये ऐसी प्रोसीडिंग है जहां पर एविडेंस ली जा सकती है। नंबर एक बात, तो एविडेंस आती है आपके माइंड में सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और उसकी क्लॉज ई भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ओरल और डॉक्यूमेंट दोनों बातें आनी चाहिए, एविडेंस शब्द आती, और कोर्ट के सामने ये एविडेंस ली जा सकती है। बट दूसरी बात, ऑन ओथ ली जा सकती हो। तीसरी बात, लीगल रूप से ली जा सकती हो। थोड़ी देर के लिए अगर हम इस लीगली को हटा दें तो क्या आया, इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज टेकन ऑन ओथ। ये लीगली को हटा दूं तो टेकन ऑन ओथ का मतलब कि एक कोर्ट ने किसी प्रोसीडिंग में एविडेंस कर दी, अब बाद में पता चला कि उनका तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं था, तो क्या ये जो एविडेंस ली गई लीगली ली गई थी, ऑन ओथ ली गई थी, एविडेंस ली गई थी, विटनेस आया था, बट लीगली नहीं थी। तो आपको ध्यान रखना है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग भी पूरी होनी चाहिए सेक्शन 33 में इंडियन एविडेंस एक्ट 27 बीएसए में रिलेवेंट बनाने के लिए। अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है तो फिर रिलेवेंट नहीं होगी,
तो इट मींस लीगली को भी आपको ध्यान से देखना है। या तो लीगली ऑन ओथ एविडेंस ली गई थी या फिर मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ, या तो ली जा चुकी है या ली जा सकती थी, ऐसी प्रोसीडिंग्स थी। सेम बात होने की संभावना थी उस प्रोसीडिंग में, तो भी कहा जाएगा कि ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं। अब देखिए एक बात आई यहां पर कि ऑथराइज्ड पर्सन, पीछे देखा था हमने कि ये एविडेंस जो दी गई वो कहां दी गई थी, या तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में या फिर दी गई थी पर्सन ऑथराइज्ड बाय लॉ टू टेक इट। ये पर्सन कौन सा होता है? जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि विटनेस कोर्ट के सामने नहीं आ सकता, तो कोर्ट कमीशन इशू कर देती है, कमीशन अपॉइंट कर देती है। तो कमीशन जाएगा विटनेस के पास, उसकी एविडेंस रिकॉर्ड करके लाएगा, ऑन ओथ करके लाएगा। तो यहां पर जो पर्सन ऑथराइज था, ये पर्सन, अब ये किसने ऑथराइज किया? बाय लॉ, कानून ने। कौन सी सेक्शन ने? और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करें तो सेक्शन 319, यहां पर कमीशन अपॉइंट कर दिए जाते हैं। सीपीसी की बात करें तो ऑर्डर 26 देख लीजिए। एक और पर्सन है रजिस्ट्रार, देखिए कौन होता है? रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत जो डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करता है, इसके सामने जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, इसको भी पावर है कि ऑन ओथ ये एविडेंस ले सकता है। अर्थात रजिस्ट्रार के सामने जो प्रोसीडिंग्स हुई वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स थी। अगर रजिस्ट्रार के सामने कोई स्टेटमेंट दिया, ऑन ओथ दिया, रजिस्ट्रार ने रिकॉर्ड कर लिया, वो एविडेंस बन गया इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अब इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में सेम इशू पर दूसरा कोई सूट आ गया, उस सूट में अब ये विटनेस जो जिसने यहां पर गवाही दी रजिस्ट्रार के सामने वो नहीं आ पा रहा है, तो इस एविडेंस को उठाकर आप दूसरे सूट में दे दीजिए, रिलेवेंट हो जाएगी सेक्शन 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के आधार पर। इतनी सारी बातें मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समझ आ गई होंगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सेक्शन 33 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम अच्छे से समझ आ गई होगी। आपको इंग्रेडिएंट भी याद हो गए होंगे। अगर आपको सचमुच में अच्छी लगी इन्फॉर्मेशन तो लाइक कर दीजिए, हाइप जरूर कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए। नए हैं चैनल पर तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन भी कर लीजिए अगर 24 घंटे के बाद भी आप वीडियोस को एक्सेस करना चाहते हैं तो। अब ये वाला सब चैप्टर कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अब नेक्स्ट सेक्शन 28 पर जाएंगे। अभी देखिए आपको लग रहा होगा कि अभी 28 तक पहुंचे हैं, बट मैं आपको बता दूं अगर आप वीडियोस खोल कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग 70% इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम लगभग 70% कंप्लीट हो चुका है। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो लगेगा आपको कि हमारा तो इंडियन एविडेंस एक्ट पूरा हो गया है और रिवीजन भी आपका साथ के साथ हो रहा है। तो आप ये मत मानिए कि कुछ स्लो है, हमको लगता है ऐसा स्लो। आज देखिए कि एक एक पिछली वाली वीडियो आप उठा के देख लीजिए, उसमें कितनी सेक्शन हमने कंप्लीट कर दी। हर वीडियो में पढ़ते हम एक सेक्शन है, लेकिन उससे कनेक्टेड सेक्शंस को भी हम साथ के साथ पढ़ लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, देखते रहिए लीगल नेम। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।